वेल्थेक्स के एक रिपोर्ट के अनुसार 87% मिलेनियर जो इस धरती पे हैं वो मिलेनियर सिर्फ इस वजह से हैं क्योंकि उनका पैसा रियल एस्टेट में लगा हुआ है। अगर उनके पोर्टफोलियो से रियल एस्टेट को हटा दें तो अपनी वो मिलेनियर वाले स्टेटस को खो देंगे। हाय, माय नेम इज संजय कुमार, रियल एस्टेट बिजनेस कोच, और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आज कि रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना क्यों ज़रूरी है और इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हैं, दो चीज़ें होंगी, एक आपका पैसा सेफ होगा और दूसरा पैसा आपका ग्रो करेगा। आइए तो सबसे पहले समझते हैं कि रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने से पहले किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तो इसको मैंने क्वेश्चन फॉर्मेट में कर दिया है ताकि आपके लिए आसानी हो। आप कभी भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अगर हम इन क्वेश्चंस का आंसर ढूंढते हैं तो आप कभी भी लाइफ में गलत डिसीजन नहीं ले पाएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको अपने आप से पूछना है वो ये कि रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट क्यों करना है। इसकी क्लैरिटी 100% नहीं 1000% होनी चाहिए कि आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहते हैं। द सेकेंड क्वेश्चन जो आपको पूछना ये है कि अगर आपने प्रॉपर्टी डिसाइड कर लिया है, आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया है, तो सेकेंड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पूछना है ये है, हाउ इज़ माई मनी सेफ 100%। आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है, आपका जो पैसा है जो इसको आप इन्वेस्ट करने वाले हैं, वो कैसे सेफ है। सेफ्टी के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, क्या वो रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी है, अप्रूव प्रॉपर्टी है, अगर अंडर कंस्ट्रक्शन में ले रहे हैं तो वो रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टीज़ हैं। आपको हर वो एलिमेंट्स को ध्यान में देना है जिससे इंश्योर हो जाए कि आपका जो कैपिटल है 100% सेफ है। उसके बाद आपको थर्ड क्वेश्चन की तरफ जाना है और थर्ड क्वेश्चन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन ये है कि आपका पैसा ग्रो कैसे करेगा, मीन्स प्रॉपर्टी की वैल्यू कैसे ग्रो करेगी। आप जनरली आम भाषा में अगर आप किसी से बातचीत करेंगे, स्पेशली किसी एजेंट से, रियल्टर से, तो वो जनरली इस तरह से आंसर देंगे, सर ये प्रॉपर्टी बहुत अच्छा है, इसको आप लगाइए, इसमें पैसा डबल हो जाए। डोंट गो बाय सच कमेंट्स। आप हमेशा ड्यू डिलिजेंस इस लेवल पे करें कि किसी भी प्रॉपर्टी का प्राइस कैसे बढ़ता है और जो फैक्टर्स हैं बढ़ने के, क्या वो सारे फैक्टर्स इस प्रॉपर्टी में मौजूद हैं या नहीं। वो क्या फैक्टर्स हैं मैं अभी कुछ देर में आपको ज़रूर बताऊँगा। सो दिस इज़ द थर्ड क्वेश्चन जो आपको पूछना है। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन जो आपको पूछना ये है कि ये जो प्राइस ग्रो करेगा या प्रॉपर्टी का जो वैल्यू ग्रो करेगा वो कितना फास्ट ग्रो करेगा। ऐसा तो नहीं कि 20 साल में ग्रो करेगा या 30 साल में ग्रो करेगा। तो 20 साल 30 साल में अगर आपका पैसा ग्रो कर रहा है सो दैट इज़ नॉट अ ग्रोथ। तो 5 साल में, 3 साल में, 5 साल में, 10 साल में ग्रो करना चाहिए आपका प्रॉपर्टी। सो वो क्वेश्चन का आपको आंसर ढूंढना है, दैट हाउ फास्ट विल इट ग्रो। कैसे इसको ढूंढेंगे इसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा डिटेल में। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन जो आपको पूछना है, व्हाट इज़ द राइट टाइम टू एग्जिट फ्रॉम दिस इन्वेस्टमेंट। मतलब इस प्रॉपर्टी को कब आप बेच सकते हैं, इससे आप कब बाहर जा सकते हैं। सो अगर आप ये सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको 100% क्लैरिटी के साथ मिल जाता है तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। नाउ कमिंग बैक टू सेलेक्टिंग अ प्रॉपर्टी, आप प्रॉपर्टी को चूज़ कैसे करेंगे। अगर आप स्पेशली इन्वेस्टमेंट के लिए कर रहे हैं तो आपको चूज़ करने के लिए कुछ फैक्टर्स हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है। सो किसी भी प्रॉपर्टी का वैल्यू अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली उसकी ग्रोथ के लिए कर रहे हैं, अपने पैसे की ग्रोथ के लिए, उसकी वैल्यू एप्रिसिएशंस के लिए। तो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है। अगर आप इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हैं तो आपको प्रॉपर्टी का सिलेक्शन करना आसान हो जाता है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है किसी भी प्रॉपर्टी का वो आता है लोकेशन, कि आपकी प्रॉपर्टी का लोकेशन क्या है, किस लोकेशन पे प्रॉपर्टी मौजूद है। क्योंकि लोकेशन बहुत बड़ा रीज़न होता है प्रॉपर्टी की वैल्यू को बढ़ाने के पीछे। तो बहुत बार आपको प्रॉपर्टी सस्ता तो जरूर मिल सकता है, अच्छा भी मिल सकता है, लेकिन अगर उसका लोकेशन बहुत अच्छा नहीं है तो वो उतना फास्ट और टाइम पे ग्रो नहीं करता है। सो लोकेशन एक चीज़ है जिसको आपको हमेशा कंसीडर करना है। द सेकेंड पॉइंट जो आपको देखना है वो है कनेक्टिविटी। जिस प्रॉपर्टी को आप परचेज कर रहे हैं वहाँ से अदर एरियाज़ की कनेक्टिविटी कितनी स्ट्रांग है। जब मैं कनेक्टिविटी की बात कर रहा हूँ तो हर ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहा हूँ, चाहे वो आपका रेल से कनेक्शन हो, मेट्रो से कनेक्शन हो,
या नॉर्मल ट्रांसपोर्टेशन जैसे बस हो या ऑटो है, उससे क्या कनेक्टिविटी है, एयरपोर्ट से क्या कनेक्टिविटी है, इन सारे कनेक्टिविटी को आपको चेक करना है। जिस प्रॉपर्टी की कनेक्टिविटी जितनी अच्छी होगी उसकी वैल्यू उतना ज़्यादा ग्रो करेगा। नाउ द थर्ड वन इज़ फुटफॉल। देखिए, जब आप बात कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट की, सो इन्वेस्टमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है कि उस प्रॉपर्टी के आसपास की जो फुटफॉल है वो कैसा है। फुटफॉल मीन्स कितने लोग पर डे उस प्रॉपर्टी के आसपास आते हैं और वहाँ से गुजरते हैं। अगर फुटफॉल अच्छा नहीं है वहाँ पे तो भी उस प्रॉपर्टी की वैल्यू नहीं बढ़ेगी। आप देख लीजिए, कोई भी प्रॉपर्टी जिसकी वैल्यू नहीं बढ़ रही है उसके पीछे या तो उसका लोकेशन अच्छा नहीं होगा, या उसकी कनेक्टिविटी स्ट्रांग नहीं होगी, या वहाँ पे लोगों का फुटफॉल नहीं होगा। नाउ कमिंग टू द फोर्थ पॉइंट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ज़्यादातर लोग इसको कंसीडर नहीं करते, लेकिन आपको कंसीडर करना है, और वो पॉइंट है जेनेट्री। जिस प्रॉपर्टी को आप परचेज कर रहे हैं वहाँ के आसपास में रहने वालों की जीवन शैली कैसी है, किस लाइफस्टाइल वाले लोग वहाँ पे रहते हैं। क्या वहाँ पे वैसे लोग रहते हैं जो शॉपिंग कम करते हैं, या वैसे लोग रहते हैं जो आउटिंग कम करते हैं और बाहर खर्च कम करते हैं। अगर ऐसे वाली लोकेलिटी है तो वहाँ पे आपकी प्रॉपर्टी की प्राइस ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। एक मिडिल क्लास वाले एरिया में एक्सपेंसिव मॉल को अगर ओपन किया गया है तो वहाँ पे लोग ज़रूर जाएंगे उस मॉल में, लेकिन वो विंडो शॉपिंग करेंगे, परचेजिंग वो किसी अपने लोकल मार्केट से ही करेंगे। तो उस प्रॉपर्टी की वैल्यू ज़्यादा नहीं बढ़ने वाली, क्योंकि वहाँ पे सेल नहीं होने वाला है। ठीक है, सो जेनेट्री इज़ वन पॉइंट जो आपको कंसीडर करना है, और ज़्यादातर हम लोग जब डिसीजन लेते हैं इस पॉइंट को इग्नोर कर देते हैं। उसके बाद एक लास्ट पॉइंट आता है, वो है डिमांड एंड सप्लाई, जिसको हम लोग बोलते हैं मार्केट फोर्स। ऑब्वियसली जिस प्रॉपर्टी को परचेज करने जा रहे हैं अगर उसकी इन्वेंट्री कम है या वो बहुत ही लिमिटेड नंबर्स में हैं और बायर्स बहुत सारे हैं तो डेफिनेटली उसका प्राइस जाएगा। तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं किसी भी प्रॉपर्टी का प्राइस को ऊपर ले जाने का। बहुत बार क्या होगा कि आपको कुछ विजिबल चीज़ें नहीं दिखेगी। अगर विजिबल चीज़ें नहीं दिख रही है तो आप इनविजिबल पे भी काम कर सकते हैं और ये भी प्राइस को बढ़ाने में हेल्प करता है। जैसे कोई ऐसा एरिया, कोई ऐसा लोकेशन हो सकता है आज आपको वहाँ पे कुछ भी नहीं दिखाई पड़ रहा है, लेकिन आप अगर उस शहर का या उस एरिया का मास्टर प्लान को आप देखेंगे तो उस मास्टर प्लान में आने वाले 5 साल में 10 साल में जो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हो रहा है वो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट उस प्रॉपर्टी की प्राइस को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। सो दैट कैन बी वन रीज़न टू ग्रो योर मनी। तो ये सारे रीजंस हैं किसी भी प्रॉपर्टी की प्राइस को ऊपर ले जाने तक का। तो जब भी आप कोई प्रॉपर्टी का सिलेक्शन करें तो इन फैक्टर्स को ज़रूर चेक करें। स्पेशली आप बात करें अपने रियल्टर से, अपने एजेंट से, अपने डेवलपर से इन पॉइंट्स पे, और इन क्वेश्चंस का आंसर आप ज़रूर लिखें ताकि आपको डिसीजन लेने में काफ़ी आसानी हो। जाते जाते मैं आपको अपने अनुभव से एक सलाह देना चाहता हूँ कि जब भी आप प्रॉपर्टी बाइंग का डिसीजन लें तो आप हमेशा अपने बजट को और लिमिट को ज़रूर चेक करें। क्या होता है हमारे इंडिया में ना, बाइंग प्रॉपर्टी इज़ एन इमोशनल डिसीजन, और इमोशन में क्या होता है कि बहुत बार हम अपने बजट और लिमिट को इग्नोर करके ज़्यादा बड़ी प्रॉपर्टी और महंगी प्रॉपर्टी ले लेते हैं। प्रॉपर्टी परचेज करना कोई इशू नहीं है। इशू तब होता है जब आपके साथ कोई एडवर्स सिचुएशन होता है। जैसे एग्जांपल के लिए कोरोना के टाइम पे ही बहुत लोगों की नौकरियां चली गई, 2-4-6 महीने तक लोग घर पे बैठे थे, टाइम पे EMI नहीं दे पाए वो लोग। और ऐसे सिचुएशन में क्या हुआ कि प्रॉपर्टी के बायर्स भी मार्केट में नहीं था जहाँ पे कि तुरंत आप अपनी प्रॉपर्टी को बेच सकें। लोगों को प्रॉपर्टी बेचने की ज़रूरत पड़ी भी, वो बेच नहीं पाए। सो इस सिचुएशन में क्या होता है, प्रॉपर्टी एक घाटे का भी सौदा हो जाता है, और ये तब होता है जब आप अपनी बजट और लिमिट से ऊपर प्रॉपर्टी परचेज करते हैं। इसलिए आपको कभी भी किसी भी रियल एस्टेट प्रोफेशनल्स के इन्फ्लुएंस में आकर के डिसीजन नहीं लेना है। आपको डिसीजन हमेशा अपनी ड्यू डिलिजेंस और अपनी बजट एंड लिमिटेशन के हिसाब से लेना है। उम्मीद करता हूँ कि ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल होगा और ये आपको हेल्प करेगा प्रॉपर्टी खरीदते और बेचते समय। बावजूद इसके आपके मन में अगर कोई सवाल इससे रिलेटेड होगा तो आप अपने क्वेश्चंस को नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स पे छोड़ सकते हैं एंड आई विल पर्सनली रिप्लाई टू देम। थैंक यू वेरी मच।